हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम बात करेंगे बायो सेवर्ट का नियम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके पहले ऑरस्टेड का प्रयोग आपने पढ़ा होगा कि ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या बताया था कि यदि किसी चालक तार पे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। इसके बाद दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा कि धारा मान लीजिए ऊपर की ओर बह रही है, इसको इस प्रकार पकड़ें कि दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में है, तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ रहा है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है। अब हमने कहा कि भाई एक चालक तार है, चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, है ना। मतलब ये आपका ये चालक तार है, धारा ऊपर की ओर बह रही है, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हम जिस दिशा में उंगलियों को मोड़ रहे हैं वो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगा और यहां पर बच्चों बाहर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा अंदर की ओर, यहां पर बाहर की ओर, ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा ऊपर की ओर है, यहां पे धारा बह रही है, ठीक। अब हमने कहा कि एक चालक तार है, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो तीव्रता कितना होगा, है ना। मान लीजिए हम इस बिंदु पर कह रहे हैं कि तीव्रता निकालना है, इससे r दूरी पर हमने कहा एक तीव्रता निकालना है। इसके लिए जो नियम दिया गया वो बायो और सेवर्ट के माध्यम से 1820 में ही, है ना, उस नियम को हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं कि किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे कुछ दूरी पर तीव्रता कितना होगा, वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, तीव्रता का वैल्यू कैसे निकल कर आएगा, वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, उस चीज को परिभाषित करते हुए बायो सेवर्ट के माध्यम से एक नियम दिया गया, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यानी बायो सेवर्ट के नियम से क्या पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। देखो, विद्युत क्षेत्र का जो हम पता लगाने की बात है वो बायो सेवर्ट नहीं बताया, बल्कि उसके पहले ऑरस्टेड ने बताया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी है इस चीज को पता करने के लिए बायो सेवर्ट के नियम आया बच्चों, है ना। ऑरस्टेड ने केवल यह बताया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, यदि कहीं पे विद्युत क्षेत्र आ जाए तो मुझे माफ करना, क्योंकि अभी पहले जो हम 1 से 3 तक पढ़ाते आ रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र का ही पूरा चल रहा था। अचानक से चुंबकीय क्षेत्र आता है तो चुंबकीय क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र मुंह से निकल जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं लेक्चर के अंत तक के लिए। हमने क्या कहा कि ऑरस्टेड ने बता दिया बच्चा कि एक चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका डायरेक्शन आपने दाएं हाथ के नियम से कि भैया धारा की दिशा में अंगूठा है तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ रहा है वो उसकी धारा की दिशा को बताता है। अब बायो सेवर्ट का नियम यह है कि मान लीजिए हमने कहा कि धारा प्रवाहित किया, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन उसी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु हमने ले लिया, उस बिंदु पर उसकी तीव्रता कितनी, उसकी पावर कितनी, उसकी क्षमता कितनी है, इस नियम को, है ना, किसने दिया भाई, बायो सेवर्ट के माध्यम से दिया गया 1820 में। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं इसका थ्योरम। काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को भी समय देना पड़ेगा, मजा तभी आएगा। सन 1820 में 2 फ्रांसीसी भौतिकविद जीन बायो-बैप्टिस्ट एवं फिलिप सेवर्ट ने धारावाही चालकों के निकट चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं बच्चों, हमारे पास एक चालक तार है, इस चालक तार को हम बोल देते हैं एक्स बाई, क्या बोलते हैं, एक्स बाई। और इस चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु है बच्चों, थीटा कोण बना रहा है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब इस पर हम एक अल्पांश की गणना करते हैं, कल्पना करते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा धारा अवयव लेते हैं, ये छोटा सा धारा अवयव है, धारा अवयव का मतलब एक अल्पांश है, एक छोटा सा क्या है बच्चों, अल्पांश है, ये अपना छोटा सा अल्पांश हो गया, एक छोटा सा अल्पांश है जिसकी जो लंबाई है वो डीएल लंबाई है। कितनी है बच्चों, डीएल लंबाई। और इस टोटल पूरे की लंबाई हम कितना मान सकते हैं, एल मान सकते हैं, इसकी पूरी लंबाई एल मान लेते हैं, और अल्पांश की है डीएल है, अल्पांश नहीं छोटा सा, है ना। पूरे के लिए हम क्या, जैसे अपना छोटा सा वैल्यू है पूरा निकालना है तो हम क्या कर देते हैं बच्चों, समाकलन कर देते हैं। तो फिलहाल आपके पास एक चालक तार है, इसमें कुछ धारा भी बहाएंगे, हाँ भाई, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं आई। तो जो चीज हमने यहां पर लिखा है कि माना एक्स बाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है ना, उससे आर दूरी पर हम एक बिंदु पी लेते हैं जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। माना लिखेंगे, माना देखो बच्चों लिखना पड़ेगा, थ्योरम है
थ्योरम लिखना ही पड़ता है। माना x बाई एक चालक है, माना x बाई एक चालक तार है, माना x बाई एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, ओके, ठीक है। हमने कहा कि इस चालक तार में एक अल्प धारा अवयव dl की कल्पना करते हैं, है ना। चालक तार में dl लंबाई, देखो बच्चों धारा अवयव बोल सकते हैं या अल्पांश बोल सकते हैं। dl लंबाई का धारा अवयव है, धारा अवयव की कल्पना करते हैं नहीं मानते हैं। ठीक, आगे देखो, चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु है बच्चों, यहां पर r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्या निकालना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हम अपने भाषा में लिख रहे हैं, किताबी भाषा में नहीं है। माना x बाई एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l, इसको भी मान सकते हो, है ना। एक धारा अवयव dl की कल्पना करते हैं, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv, ऐसा भी लिख सकते हो। देखो भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv, फिर आगे लिखना, आगे क्या लिखेंगे सर, देखो पहले नंबर में लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है चार चीजों पर निर्भर करता है। एक तो लंबाई पर, दूसरा बच्चों है ना दूरी पर, तीसरा उनके बीच की कोण पर, और चौथा धारा पर। ठीक है, किस पर बच्चों, धारा पर, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। तो आपने लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv, चालक पर प्रवाहित धारा, देखना बच्चों, चालक पर प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आपने dv की बात करी वो धारा के समानुपाती है। पहला धारा, कितना ज्यादा धारा बह रहा है उसी के कारण तो तीव्रता हो रही है। दूसरा पॉइंट बच्चों, चालक पर उपस्थित धारा अवयव मतलब कितने लंबाई के कारण तीव्रता निकल रही है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि पूरे चालक तार के कारण कि धारा अवयव dl के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात ये जो dB है वो अनुक्रमानुपाती हो गया धारा अवयव की, अल्पांश की। देखो बच्चों, यहां पे जो तीव्रता है, पहली बात तो धारा पर डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा धारा है उतना तीव्रता होगा। लंबाई, कितनी लंबाई की कण तीव्रता निकाल रहे हैं, एक छोटे से अवयव के लिए कि संपूर्ण के लिए, तो हम एक छोटे से अवयव के लिए बात कर रहे हैं। और ये हम अपने से नहीं बता रहे हैं, ये बायो सेवर्ट के नियम से बता रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने किताब जैसे पढ़ा दिया, सर आपने बुक जैसे पढ़ा दिया। अरे बुक में जो पढ़े हैं अपनी जिंदगी में वही तो पढ़ाएंगे बाबू, अलग से थोड़ी, हम एनसीईआरटी से अलग से थोड़ी हटके आपको हम पढ़ा देंगे, वही चीज पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट, धारा अवयव, धारा अवयव, धारा अवयव, धारा अवयव, धारा अवयव व बिंदु P, धारा अवयव व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बाबू, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आप क्या कहोगे सर, अर्थात जो dB है वो अनुक्रमानुपाती होता है थीटा के कोण, बने कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब साइन थीटा को ज्या बोलते हैं बच्चों, और कॉस थीटा को कोस ज्या। ठीक है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती भी आप लोग लिख सकते हो। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट। ठीक, इतना लंबा नहीं लिखना है तो सीधा सीधा आप लिख देना साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जाके समानुपाती होता, अनुक्रमानुपाती होता। तीसरा हो गया चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट है ना कि भाई बिंदु P, धारा अवयव हुआ बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इस बार थोड़ा सा उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इस बार उल्टा है बाबू, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अर्थात देखिएगा, ये जो dB है बच्चों 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब धारा अवयव और जो बिंदु P है, यानी अल्पांश, जो हमने अल्पांश लिया, धारा अवयव लिया, बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, जब मिलाकर लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, एक तो है अपना I, अल्पांश, कोण के बीच की ज्या, और फिर बच्चों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस, पहला हमने बोला धारा के समानुपाती, धारा अवयव के समानुपाती, अल्पांश है वही अल्पांश, ये साइन थीटा, कोण की ज्या, और बच्चों r², ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, जब हम समानुपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक लग जाता है, IDL साइन थीटा बटा r², जहां के क्या है, आनुपातिक नियतांक है,
आनुपातिक नियतांक है। ठीक है, आनुपातिक नियतांक है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। आगे देखिएगा, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्या होगा बच्चों? म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। आगे लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 से तो dv बराबर कितना आ जाएगा बच्चा? म्यू नॉट अपान 4 पाई। के जगह हमने म्यू नॉट अपान 4 पाई कर दिया, फिर आई dl साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 दे दो बाबूजी, समीकरण आप 2 दे दो। और फिर ये अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायो सेवर्ट के नियम से ये भी फार्मूला लगता है, ये भी फार्मूला लगता है। ठीक है, जहां बच्चों म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। क्लियर? चलिए यहां तक कंप्लीट, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं, जो म्यू नॉट का वैल्यू होता है ना बच्चों, ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 9 गुणे 10 के घात 9। देखो भाई, नहीं ये गलत है, 10 के घात -7 होना चाहिए, 10 टू द पावर -7 होना चाहिए। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। तो मात्रक मैं यहां से निकालूंगा, इसका होता है टेस्ला, इसका हो जाएगा एक लंबाई से लंबाई कट जाएगा तो मीटर प्रति एम्पियर, है ना। इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। क्या होगा बच्चा? टेस्ला, है ना, मीटर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, अब बाबूजी समीकरण 2 में वैल्यू यदि पुट कर दो, समीकरण 2 से देखो भाई यार, बीमीए मात्रक वगैरह गलत ना होने पाए, नहीं तो बार बार के कमेंट आएगा कि सर आपने गड़बड़ पढ़ा दिया। अरे सही है यार, निकालना भी है तो सही है। चलो समीकरण 2 में म्यू नॉट का वैल्यू पुट करो, तो डीवी बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नीचे 4 पाई ऑलरेडी है। ओके सर, आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई काट दो तो dv बराबर कितना आ गया? dv बराबर आ गया 10 टू द पावर -7 आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये भी आपके बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और यहां पे भी आप लिख लो टेस्ला। क्या लिखोगे बच्चा? टेस्ला। यहां भी अपना क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र है इसलिए टेस्ला। ठीक है, ये भी अपना क्या होगा? टेस्ला। यहां भी आप टेस्ला लिख देना, टेस्ला। क्या? टेस्ला। तो यहां भी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र हर जगह बच्चों, और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। चीजें क्लियर? यहां तक आप लोग करोगे ना, नंबर बढ़िया मिलेगा। यहां तक आप कर लेने। यदि बायो सेवर्ट का नियम आ गया तो आप लोगों को यहां तक करना है, 15 मिनट में यहां तक काम खत्म हो जाता है। अब कंडीशन ऐसा है, 1-2 कंडीशन है। अच्छा, इसका सदिश रूप मैं लिख देता हूं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सदिश रूप पूछा है। सदिश रूप जैसे बच्चों मैं आपसे कह देता हूं आई डी एल साइन थीटा, आपसे मैं बोलता हूं थोड़ा समझना, क्योंकि ए वी साइन थीटा का फार्मूला सदिश रूप में क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपको दिखेगा आई डी एल साइन थीटा,
तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो सर, आई क्रॉस डीएल, आई क्रॉस डीएल, आई क्रॉस डीएल यही तो दिखता है, आई क्रॉस डीएल। ठीक, तो ये जब सदिश रूप करोगे बच्चों, सदिश रूप कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, सदिश रूप, सदिश रूप तो कितना हो जाएगा, dB बराबर 10⁻⁻⁷। ठीक है बच्चों, सही है, थोड़ा गड़बड़ है सर, सदिश रूप आई नहीं ले सकते क्योंकि आई आपका अदिश है ना, आई आपका अदिश है, आई आपका अदिश है, आई आपका अदिश है। तो एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 10⁻I है बच्चों, dl है, एक r ऊपर कर दूं, ठीक है सर, साइन थीटा एक r नीचे कर दूं तो r³ हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा ओह माय गॉड, यहां पे बाबू, यहां पे मैं दूसरा फार्मूला लगाऊंगा, जानते कैसे, देखिएगा। अब dl और r है, dl है और r है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा dl आपका और r ये हो जाएगा। ठीक, ये अब सही होगा, तो सदिश रूप हो जाएगा, ये आपको वेक्टर लगा देना है, सदिश रूप में आपको वेक्टर लगा देना है, और प्यारे बच्चों 10⁻⁷ रहने देना है, आई बाहर ले लो और यहां पर हो जाएगा dl क्रॉस r, नीचे आपका r³। ये लो भाई, ये सदिश रूप है। यहां आपका 4π/, यहां पर आपका ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहो, यहां पर आपका ऐसा भी हो सकता है 4π, सॉरी यहां पर आपका μ0/4π भी हो सकता है, यहां पे μ0/4π भी हो सकता है सदिश रूप में। तो ऐसा भी यदि आप लोगों को देखने को मिल जाए कि भाई dB सदिश रूप कौन सा है, तो आपको ऐसा भी तो मिल सकता है ना, μ0/4π, आई रहेगा, dl रहेगा, क्रॉस r रहेगा, ठीक है, नीचे आपका r³ रहेगा और ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से यदि आपको दिख जाए तो ये भी आपका बच्चों बायो-सैवर्ट के नियम से सदिश रूप है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जरूरी है और बताना भी आपको जरूरी है। अब आप लोगों से मैं आपसे कह दूं, भाई देखो थ्योरम तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, कुछ है नहीं। इस थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू मान लीजिए बिंदु P यहां पर आ जाए, जैसे देखना कंडीशन में लगाऊंगा, आपको यहां पर दिखाता हूं। देखो भाई, मैं कंडीशन यहीं पे लगा दूंगा कि मेरे पास, देखो आगे चलते हैं, चूंकि मेरे पास ये निकल कर आ गया है, चूंकि dB बराबर मेरे पास है μ0/4π, कितना बच्चों, μ0/4π आई dl साइन थीटा, आई dl साइन थीटा अपान r²। ठीक है, अब जैसे मैंने कह दिया ये चालक तार है, और चालक तार बच्चों ये अल्पांश है, ठीक है, धारा I बह रही है, ये अल्पांश dl है, बिंदु P यहां पर आ जाए, बिंदु P यहां पर आ जाए, ठीक है, बिंदु P अल्पांश, तो ये बताओ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब अक्ष पर आ जाए। भाई जब ऐसा था तो मान लीजिए यहां पर थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, मान के सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए जब बिंदु यहां पर आ जाएगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और जब थीटा 0 रखेंगे बच्चों तो आप बताओ dB बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान 0 आ जाता है। मतलब ये एक पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किसी चालक तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तो शून्य होता है। भाई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसके अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां पे शून्य होगा, चालक तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। लेकिन वहीं पे जब थीटा बराबर 90 करेंगे बच्चों, थीटा बराबर 90 करेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो dB बराबर आपका आ जाएगा, अधिकतम मान आएगा μ0/4π, आई आपका dl रहेगा, नीचे आपका r² रहेगा। तो ये आपका एक फार्मूला जनरेट हो गया। लेकिन कंडीशन, ये दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछ दे तो ऐसे ही तो है, थ्योरम पढ़ के चले जाते हैं और लास्ट में कंक्लूजन नहीं पढ़ते हैं, कंक्लूजन नहीं पढ़ते बच्चों तो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बन पाता। कंडीशन ये, पहले बात फिर से समझिए, चालक तार है, चालक तार है, इस चालक तार के अक्ष पर भाई थीटा कोण, मतलब यहां पर से अपना थीटा कोण बना रहा है। अब बिंदु यहां पर अक्ष पर हो गया तो थीटा बराबर कितना होगा, 0, तो साइन 0 का मान 0, तो भाई आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। लेकिन वहीं पे बच्चों थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए
तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो अधिकतम तीव्रता इतनी हो जाएगी। तो ये कंडीशन भी आप लोगों को 1 मिनट में समझाना जरूरी था। बाकी जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं कि सर नोट्स में ये सब चीज रहता है, बिल्कुल हाँ, प्रॉपर नोट्स मात्र 100 रुपए लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप करें, जानकारी ले, प्रॉपर नोट्स लेकर के तैयारी करना शुरू कर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।